प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम आपके साथ मैट्रिक्स पूरा होने के बाद डिटर्मिनेंट का दूसरा लेक्चर लेकर के आपसे जुड़ रहे हैं। आशा करता हूँ पहले लेक्चर में मैंने इसके डिटर्मिनेंट के पहले लेक्चर में आपको इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट, डिटर्मिनेंट का सारणिक का प्रसार करना, पंक्ति अथवा स्तंभ के अनुदिश प्रसार करना, इनके इन चीजों को, इत्यादि चीजों को तथा कुछ प्रश्नों को लेकर के मैंने पहला लेक्चर पूरा किया था। आज दूसरे लेक्चर में आपको सारणिक के गुणधर्म, सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म क्या हैं, इनसे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। जो सामान्य सारणिक के प्रारंभिक 8 गुणधर्म हैं उनको डिटेल से समझाएंगे तथा इन गुणधर्मों का प्रयोग करके हम किस तरह से सारणिक को हल करने में हमें इन गुणधर्मों का उपयोग करना होता है। हमारा उद्देश्य किसी भी सारणिक को हल करने में सीधा प्रसार करना नहीं होता। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, जैसे उसमें हमने अभी पिछले में पढ़ा था, वैसे यहाँ हम प्रारंभिक ऑपरेशन संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए ही इसको हम हल करते हैं और इन संक्रियाओं के द्वारा सारणिक को हल करना एक साधारण हो जाता है, सरल हो जाता है। गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं हम तो साधारण में हम बहुत अधिक कैलकुलेशन से बचते हैं। साधारण में एक पंक्ति को दूसरे के साथ जोड़कर घटा करके हमारा उद्देश्य एनी हाउ सारणिक के अधिकतम मतलब पंक्ति में या स्तंभ में अधिकतम शून्य लाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम इन गुणधर्मों का उपयोग करते हैं। इन गुणधर्मों के उपयोग से अधिकतम, जहां अधिकतम शून्य जिस पंक्ति में या स्तंभ में प्राप्त हो जाते हैं हमें, फिर हम उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुसार प्रसार करने का प्रयास करते हैं और उसी के अनुसार उसका प्रसार करते हैं। साथ ही अब हम जो आपको पिछले उसमें लेक्चर में दिया गया था, आशा कर रहा हूं कि आपने उन प्रश्नों को किया होगा, अभ्यास प्रश्नों को, और पिछले लेक्चर को यदि आपने अच्छे से समझा है तो आज के लेक्चर को निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे समझ आएगा और उनका कहाँ किस तरह से ऑपरेशन करना है, हमें संक्रियाओं का प्रयोग कहाँ किस तरह से करना है सारणिक का मान ज्ञात करने में, इसका भी हम ध्यान अच्छे से रखेंगे और आज के लेक्चर को इस तरह से हम पढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम उससे लाभान्वित होंगे और इस कार्य को, जैसा कि मैंने विगत उसमें भी कहा था, प्रारंभिक उसमें कि अपनी फेयर वर्क में इस कार्य को करते चलिए, जिससे आपको अतिरिक्त श्रम नहीं होगा और चैप्टर का सारा का सारा चैप्टर आपके पास कंप्लीट होगा। जब कभी हमें इनकी आवश्यकता होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, तो हम उन्हें इनको प्रश्नों को देख सकते हैं, उनके हल को हम आसानी से देख सकते हैं और उस कंफ्यूजन को हम क्लियर कर सकते हैं। अब इस आशा और विश्वास के साथ मैं आज के लेक्चर को प्रारंभ करता हूं। धन्यवाद। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, देखिए सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म, इनके विषय में एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने सारणिक का प्रसार करना सीखा था। आज हम लोग सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। सारणिक के गुणों का प्रयोग कर हम सारणिक का विस्तार सरलता से कर सकते हैं। पहला गुण क्या है? यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। इसके लिए हमने बताया, यहाँ उदाहरण के रूप में देखें, एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ सारणिक ए बराबर लिखा हमने, पहली पंक्ति के अवयवों को 0 0 0, दूसरी पंक्ति 3 4 2 है और तीसरी पंक्ति 1 2 3 है अवयव। तो हमने यहाँ अब सारणिक इसका प्रसार करते हैं बराबर R1 से प्रसार करने पर, R1 मतलब पहली पंक्ति के अनुदिश, क्योंकि इसमें अधिकतम शून्य है, हमने प्रसार में आपको बताया था, उसी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जिसमें अधिकतम शून्य हो, जिससे गणना करना आसान होता है। तो हमने पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार किया इसका, तो पहली पंक्ति, तो सारणिक के प्रसार में हमने पिछले में आपको बताया था कि सारणिक के प्रसार में हम करते क्या है, सबसे पहले सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों को उनके संगत सह गुणनखंडों से गुणा कर जोड़ देते हैं, यही सारणिक का प्रसार होता है। सह गुणनखंड, हमने पहली पंक्ति का पहला अवयव 0 लिया, 0 इंटू, अब 0 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा तो हमारे पास उप सारणिक इसका ये बचा। इसमें ऋण 1 की घात पंक्ति संख्या धन स्तंभ संख्या का गुणा करते हैं और फिर लिख देते हैं। तो 0 इंटू ऋण 1 की घात 1 धन 1,
अर्थात धन 2 हो गया तो धनात्मक ही आएगा। सारणिक उपसारणिक इसका 4 2 2 3 लिखा। ऋण, अब चूंकि दूसरे में फिर धन का आवाज 0 इंटू, अब ये क्या है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसलिए ऋण 1 की घात जो है 3 हो जाएगी, तो यहाँ ऋण चिन्ह आ जाएगा, ऋण का 0 इंटू। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ा हमने, तो क्या बचा उपसारणिक में, 3 2 1 3, 3 2 1 3 उपसारणिक लिखा, प्लस का। अब तीसरा जो है 0 है, यहाँ 0 इंटू जो है, अब हमने पहली पंक्ति जिसमें 0 तीसरा स्तंभ छोड़ा, तो हमें 3 4 1 2 इसका उपसारणिक मिला, 0 इंटू जो है 3 4 1 2 जो है इसको उपसारणिक को लिखा। और चूंकि सभी में 0 का गुणा हो रहा है, अतः हम जानते 0 का जिसमें भी गुणा करते हैं वो सारा का सारा शून्य ही होता है, अर्थात ये सब जो है शून्य होगा, अर्थात सारणिक का मान शून्य हो गया। तो इस पहले जो है गुण का उपयोग और एक उदाहरण के माध्यम से हमने सीखा कि किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो सारणिक का मान शून्य होता है। गुण 2 को देखते हैं। गुण 2 में क्या है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को संगत स्तंभों में तथा स्तंभों को संगत पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, माना सारणिक A बराबर इसके अवयवों को पहली पंक्ति A1 B1 C1, दूसरी A2 B2 C2, तीसरी पंक्ति जो है हमने A3 B3 C3 लिया, तथा अब इसका हमने जो है परिवर्तित इसकी पंक्ति को स्तंभों में बदल के इसको हमने लिख दिया A' बराबर जो है, अर्थात पहली पंक्ति को पहला स्तंभ A1 B1 C1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ A2 B2 C2, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ A3 B3 C3 लिखा। तो इस तरह से हमने देखा अब A का सारणिक का मान, तो हमने देखा A के सारणिक का मान पहला बराबर में जो है पहली पंक्ति हम R1 से जो है प्रसार करने पर लिखा हुआ है, R1 से प्रसार अर्थात पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, तब A1 इंटू जो है इसका उपसारणिक जो है A1 का उपसारणिक पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा B2 C2 B3 C3, इसको हमने इसका उपसारणिक लिखा। चूंकि ऋण 1 की घात एक धन 2 आएगा, अर्थात सम संख्या जहां आएगी ऋण 1 की घात वहां धन चिन्ह, और जहां विषम आएगी वहां ऋण चिन्ह, तो यहाँ इसको लिखा ऋण। अब यहाँ चूंकि ऋण आया, चूंकि B1 लिया, B1 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो ऋण 1 की घात 3 होगा, तो ऋण चिन्ह लगाया B1, और इसका उपसारणिक पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा जो है, तो हमने A2 C2 A3 C3 इसका उपसारणिक, प्लस C1 तीसरी पहली पंक्ति का तीसरा अवयव C1 इंटू जो है इसका उपसारणिक लिखा हमने, पहली पंक्ति C1 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, A2 B2 A3 B3 ये इसका उपसारणिक, तो इसके साथ इसका गुणा किया, और गुणन में हमने लिखा A इंटू जो A1 इंटू जो है त्रियक गुणा इसका इसमें ऋण चिन्ह लगा के इसका इसमें, तो B2 C2 ब्रैकेट में जो है B2 C2 माइनस B3 C2, अगले में माइनस का B1, अब इसके साथ माइनस B1 का गुणा किसमें करना है, A2 C3 माइनस का A3 जो है C2 ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का C1 इंटू जो है इसको हमने A2 B3 माइनस का A3 B2 जो है करके लिखा। अब इसी तरह से हमने दूसरे सारणिक जिसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदला था उस सारणिक को A' को लिया, इसका प्रसार किया हमने, इसको A' लिखा। अब इसको लिखने के बाद अब हमने इसका C1 के अनुसार प्रसार किया, C1 पहला स्तंभ के अनुसार। किसी भी सारणिक का प्रसार हम किसी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुसार करते हैं, सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अभी आगे उसमें गुण में सीखेंगे हम, लेकिन यहाँ हमने C1 के अनुसार प्रसार किया, तो C1 में इज इक्वल टू पहला अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है तो धन का चिन्ह आएगा, एक धन एक जो है ऋण 1 की घात 3 हो गया, 2 हो गया तो धन का चिन्ह A1, इसका उपसारणिक लिखा B2 C3 जो है C2 B3 माइनस का। अब दूसरा जो है B1, ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में इसलिए ऋण 1 की घात 3 हो गया, तो ऋण चिन्ह आया यहाँ B1, और इसका उपसारणिक पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति को छोड़ा, तो A2 A3 C2 C3 A2 A3 C2 C3 उपसारणिक लिखा, प्लस का C3 जो है C1 में जो है पहले पंक्ति का जो है पहले स्तंभ का जो है तीसरा अवयव C1 है, तो C1 इंटू तो पहली स्तंभ और तीसरी पंक्ति को छोड़ा हमने, तो इसके उपसारणिक को लिखा, क्योंकि यहाँ ऋण 1 की घात 4 होगी जो धन का चिन्ह आएगा, अतः A2 A3 B2 B3 इसको हमने पुनः गुणा करके लिखा A1 इंटू जो है अब वही त्रियक गुणा इसका इसमें माइनस इसका इसमें B2 C3 माइनस B3 C2 ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस का B1 का वही A2 C3 जो है माइनस का A3 C2 ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का C1 A2 B3 माइनस का B2 A3 जो है या A3 B2 जो है। अब देखा हमने इसका प्रसार और इसका सारणिक A का प्रसार देखा हमने, वही है A1 इंटू जो है B2 C3 जो है सेम वही चीज जो है इसमें आ रही, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात जो इसका मान है वही इसका मान है, अर्थात ये सिद्ध हुआ है इस गुण से जो है
कि किसी भी सारणिक की पंक्ति को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्ति में बदलने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सारणिक ए बराबर सारणिक ए डैश, अर्थात दोनों ही समान है, इससे कोई परिवर्तन। गुण संख्या 2 हो गया। गुण संख्या 2 का एक उदाहरण बच्चों देखिए। उदाहरण 2 में सारणिक बराबर जो है लिखा हमने पहली पंक्ति 2 ऋण 3 5 6 0 4 1 5 ऋण 7 के लिए जो है गुणधर्म 2 का सत्यापन कर रहे हैं। इसमें करना है तो देखते हैं सारणिक, तो इसको हमने जो है सारणिक बराबर जो है जैसे दिया था वैसे लिखा, और द्वितीय पंक्ति आप देखा हमने तो द्वितीय पंक्ति में एक जीरो है, या तीसरे स्तंभ में दूसरे स्तंभ में जो है जीरो, किसी के अनुसार कर रहे हैं। द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रचार करने पर सारणिक का मान बराबर माइनस का 6 इंटू जो है द्वितीय पंक्ति में ये 6 है, तो ये पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में, इसलिए ऋण चिन्ह जो है पहले ऋण 1 की घात 3 होगा तो ऋण 6 गुणे। अब इसका उपसारणिक हमने लिखा, इसका उपसारणिक ऋण 3 5 जो है, तो इसका सीधा जो है इसमें ऋण 3 का जो है ऋण 7 में गुणा हुआ तो 27 हो गया, 21 हो गया, सॉरी ऋण 3 गुणा ऋण 7 21 हुआ, माइनस में अब 5 का 5 में गुणा कर ऋण का 25 ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का अब दूसरे में जो है जीरो, क्योंकि यहाँ दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का है, ऋण 1 की घात 4 हुआ, सम संख्या धन चिन्ह आएगा, प्लस, और इसके बाद इसे और इसे छोड़ा हमने, इसका इसमें गुणा, 2 का गुणा ऋण 7 में ऋण 14 जो है, 1 का गुणा 5 में जो है ऋण का 5 ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस का। अब इसमें ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, 2 धन 3 5 हुआ, अर्थात ऋण 1 की घात 5 विषम संख्या हो गई, तो ऋण चिन्ह आ गया, ऋण का 4 गुणे। अब इसमें दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ा हमने, तो इसका इसमें 5 का 2 में गुणा 10 हो गया, और धन ऋण का जो है, अब यहाँ 5 का जब 2 में गुणा किया हमने, इसमें यहाँ 5 का जो है इसमें हमने 2 में किया, और इसके बाद 1 का ऋण 3 में, तो ऋण ऋण धन का 3 हो गया, 10 धन 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया, और ऋण का 6 गुणे जो है यहाँ ऋण 4, धन का 0, यहाँ 0 का गुणा करेंगे 0 होगा, ऋण 4 गुणे 13, तो यहाँ हुआ 24, और ऋण का ऋण धन का 24, ऋण का 52 बराबर जो ऋण का 28। पंक्तियों को जो है स्तंभों में, पंक्तियों को हमने स्तंभों में एवं स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो है प्राप्त सारणिक जो है जो हम डेल्टा डैश लिखा जो है हमने, इज इक्वल टू पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 2 ऋण 3 जो है 5, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 6 0 4, और तीसरी पंक्ति को 1 5 ऋण का 7, इसको लिखा हमने, और इसके बाद अब हम इसका विस्तार अगले उसमें जो है हम इसका विस्तार करते हैं। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर डेल्टा डैश लिखा हमने, इज इक्वल टू 2 इंटू जो है यहाँ -2 0 माइनस का 20 माइनस का 6 जो है इंटू जो है यहाँ, क्योंकि जो है दूसरे नंबर पे है इसलिए ऋण चिन्ह जो है पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो इसलिए ऋण का 6 गुणे जो है ऋण चिन्ह आया 21 ऋण 25 ब्रैकेट क्लोज किया, धन का 1, अब ये पुनः जो है पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में धन चिन्ह आएगा, ऋण 1 की घात 4 हुआ, धन 1 गुणे ऋण 12 ऋण का 0, और आगे हमने देखा बराबर में जो है 2 गुणे ऋण 20 ऋण का 6 गुणे ऋण 4, धन का 1 जो है यहाँ हमने 1 गुणे ऋण का 12, बराबर में देखा हमने ऋण का 40 धन का 24 ऋण का 12, और बराबर में ऋण 52 धन का 24 बराबर ऋण का 28, अर्थात उसका डेटा पहले जो है सारणिक का मान भी ऋण 28 आया था, और जब हमने पंक्तियों को स्तंभों में बदला तब भी उसका मान हमें जो है ऋण का 28 प्राप्त हुआ था। ये पहला दूसरा गुण जो है सत्यापित हो गया, किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में बदलने से, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से कोई अंतर नहीं आता है। अब गुण संख्या 3 देख रहे हैं आप, यदि किसी सारणिक की किन्हीं 2 आसन्न पंक्तियों, कोई सी भी 2 पंक्तियों या 2 आसन्न स्तंभों को, आवश्यक नहीं है कि लगातार वाले भी हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं, जैसे पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, ऐसे कोई भी हो सकते हैं, को परस्पर विनिमय करने पर कर दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, केवल चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह का अंतर आता है, मान तो वही रहता है, लेकिन चिन्ह जो धन है तो ऋण आएगा, ऋण है तो धन आएगा। अब इसको भी हम जो है उसके द्वारा देखते हैं, माना सारणिक को जो है हमने डेल्टा बराबर जो है पहले उसको लिखा, अब इसके A1 A2 A3 है, B1 B2 B3, दूसरी पंक्ति तीसरी C1 C2 C3 है। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर इसका हम पहली पंक्ति के अनुसार अनुदिश प्रसार करते हैं, तो यहाँ डेल्टा बराबर जो है पहली पंक्ति A1, इसके जो है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में इसलिए धन चिन्ह आएगा, A1 इंटू जो है इसका B2 C3 माइनस जो है B3 C2 जो है, ब्रैकेट क्लोज किया। अब दूसरा A2 है, A2 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में ऋण चिन्ह आएगा, क्योंकि 3 हो गया, ऋण 1 की घात विषम संख्या है, तो ऋण A2 इंटू जो है, अब इसे हमने पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ा तो B1 C3 माइनस का B3 C1, इसका इसमें गुणा किया, B1 C3 माइनस का जो है B3 C1 जो है इसका इसमें गुणा B3 C1 का,
करके लिखा। प्लस का तीसरा अवयव है पहली पंक्ति का A3, तो यहाँ पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में धन चिन्ह आएगा A3 इंटू जो है, अब यहाँ हमने B1C2 माइनस का जो है B2C1 माइनस का B2C1, प्रथम एवं द्वितीय पंक्तियों को जो है परस्पर परिवर्तित करने पर, प्रथम और द्वितीय पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित करने पर जो है हम प्राप्त करते हैं कि R1 को हमने R2 से रिप्लेस किया, R2 की जगह R1 और R1 से की जगह R2 से जो है प्राप्त नया सारणिक देखते हैं और उसका प्रसार करके देखते हैं उसमें क्या अंतर आ रहा है। प्रथम एवं द्वितीय पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित करने अर्थात जो है R1 को R2 से जो है प्राप्त नया सारणिक, R1 को R2 में, R2 को R1 में रखने पर R1 वाले अवयवों को हम जो है R2 के स्थान पर ले आए, A1 A2 A3 R2 में आ गया, और जो R2 में थे B1 B2 B3 जो है उनको हम R1 की जगह लिखा हमने, तो ये परिवर्तित हो गया, पंक्तियों को पहली पंक्ति का दूसरे में, दूसरी का पहले में विनिमय हुआ, तो इसको हमने डेल्टा 1 लिखा, इससे जो है निरूपित किया, और C1 C2 C3 तीसरी पंक्ति को वैसे के वैसा रखा। द्वितीय पंक्ति R2 के अनुदिश प्रसार करने पर दूसरी पंक्ति R2 के अनुसार प्रसार करते हैं, इसका हम डेल्टा 1 बराबर जो है माइनस का A1 इंटू जो है, इसमें A1 क्योंकि माइनस इसलिए आया क्योंकि दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में ऋण 1 की घात 3 आएगा, इसलिए विषम होने के कारण ऋण का A1 इंटू जो है, आप दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा तो B1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस का B3 C2 प्लस ब्रैकेट क्लोज किया प्लस का A2, दूसरा अवयव हमने जो है इसका दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है जो A2 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, इसलिए ऋण 1 की घात 4 होगा जो कि धन समान सम संख्या होगी, अर्थात इसका मान धनात्मक हो गया, प्लस का A2 इंटू जो है, अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ा B1 C3 माइनस B3 C1 ब्रैकेट क्लोज किया माइनस का, अब लास्ट में तीसरा A3 है, A3 के लिए ऋण दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में तो ऋण 1 की घात 5 ऋण चिन्ह आएगा, अर्थात ऋण का A3 इंटू जो है, यहाँ हमने दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा तो B1 C2 माइनस जो है B2 C1 B1 C2 माइनस B2 C1, और बराबर में हमने देखा अब केवल माइनस साइन हमने इसमें से कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ वही A1 ब्रैकेट में B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस का A2 B1 C3 माइनस B3 C1 ब्रैकेट क्लोज किया प्लस का A3 B1 जो है C2 माइनस का B2 C1 ब्रैकेट क्लोज किया। अब हमने देखा ये मान जो है किसका था, पहले सारणिक का मान हमें यही प्राप्त हुआ था, तो डेल्टा 1 बराबर माइनस का डेल्टा, अर्थात पहले सारणिक के और बाद वाले सारणिक पंक्तियों को स्तंभों में पहली पंक्ति को दूसरी में, दूसरी को पहले में विनिमय करने से भी मान वही है जो मान इसका था, केवल चिन्ह का परिवर्तन हुआ। इससे गुण दूसरा जो है तीसरा गुण जो है सत्यापित हो गया इससे, कि यहाँ हमने देखा इससे कि पंक्ति को पहली पंक्ति को दूसरी में, दूसरी को पहली में रखने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, केवल जो है चिन्ह बदल जाता है। उदाहरण नंबर 3 से हम इसको और स्पष्ट समझेंगे। डेल्टा बराबर जो है यहाँ पहला इसका सारणिक लिखा हमने 1 2 3 पहली पंक्ति, दूसरी 0 1 ऋण 2 2 ऋण 1 2 जो है, प्रथम स्तंभ जो है C1 इसमें 0 है, प्रथम स्तंभ या द्वितीय पंक्ति कोई सा भी ले लें, तो प्रथम स्तंभ C1 के अनुदिश प्रसार करने पर हमने C1 के अकॉर्डिंग इसका प्रसार किया, डेल्टा बराबर जो है 1 इंटू जो है 2 माइनस 2 जो है, क्योंकि वही प्रक्रिया आप बार बार जो है समझ रहे हैं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ा तो हमने देखा ये पहला अवयव था 1 धन 1 जो है 1 धन 1 2 हो गया, ऋण 1 की घात सम संख्या इसलिए धन चिन्ह है, और इसका उपसारणिक पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा तो ऋण 1 2 जो है, अर्थात 2 का 1 में 2 ऋण का ऋण 1 का ऋण 2 में धन का 2 होगा, लेकिन ऋण चिन्ह पहले लगा तो ऋण का 2। अब दूसरे में यहाँ हम जब जो है 0 पर आए तो ये दूसरा पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में है 0 तो ऋण 1 की घात 3 हुआ तो ऋण चिन्ह लगाया, ऋण का 0 इंटू, अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा तो 2 का 2 में 4 ऋण 1 का जो है ऋण 1 का ऋण 3 में गुणा करके घटाया तो यहाँ हो गया धन का 3 4 धन का 3 जो है 0 का गुणा किया प्लस का, अब यहाँ चूंकि -2 है, यहाँ जो है पहले स्तंभ के अनुसार कह रहे पहले स्तंभ का तीसरा अवयव धन का 2 है, तो यहाँ तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में होने के 3 धन 1 4 हो गया, सम संख्या है, इसलिए इसका मान जो है धनात्मक आएगा, धन का 2 गुणे जो है। अब तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ेंगे, ऋण 2 का 2 में गुणा किया तो ऋण का 4, और ऋण का जहां हमने 1 का 3 में गुणा किया ऋण जो है 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया, और 1 इंटू जो है 0 माइनस 0, यहाँ 0 का करेंगे सब 0 हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू जो है माइनस का 7 और 0 माइनस 0 और माइनस का 14 इक्वल टू माइनस 14 इसका मान हो गया। अब हम देखते हैं अगले में इसकी जो है पंक्ति को बदल करके देखते हैं, फिर उसका मान निकालते हैं और देखते हैं क्या यही मान आ रहा है, डेल्टा 1 का मान दिया आया।
अब यहाँ बच्चों हमने C1 C3 को जो है आपस में विनिमय किया, C1 के अवयवों को C3 में, C3 के अवयवों को C1 के स्थान पर लिखा हमने, और इससे प्राप्त नया सारणिक डेल्टा 1 बराबर जो है यहाँ 3 2 1 ऋण 2 1 0 और 2 ऋण 1 2। तो पहले स्तंभ को हमने लेकर के जो है तीसरे में और तीसरे स्तंभ के अवयवों को पहले में ले आए। C1 को जो है C1 को ले गए C3 की जगह और C3 के अवयव जो थे उनको ले आए C1 की जगह। तो प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, हम इसमें किसी के अनुसार भी कर दें तो R1 के अनुसार प्रसार करने पर हमने देखा डेल्टा 1 बराबर जो है, तो पहले R1 के अनुसार कर रहे हैं तो 3 है पहला अवयव, 3 गुणे जो है, अब इसे और इसे छोड़ा तो यहाँ चूंकि धन चिन्ह आएगा पहले में, 2 गुणे 2 ऋण धन का जो है 0 माइनस का, अब यहाँ 2, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है तो ऋण चिन्ह आएगा यहाँ जो अल्टरनेट प्लस माइनस, -2 इंटू जो है, अब इसे और इसे छोड़ा तो ऋण 2 का 2 में किया, ऋण का 4 हुआ और माइनस का 2 का 1 में किया जो है, इसके बाद -2 का 0 में किया, 0 हो गया और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसके बाद हम आते हैं पहली पंक्ति जो है, यहाँ पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है 1, तो इसको हमने एक धन जो 3 धन 1 धन जो है 3 अर्थात 4 हुआ, ऋण 1 का घात 4 हुआ, इसलिए धन चिन्ह आएगा यहाँ धन का 1 ब्रैकेट में। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ा हमने, ऋण 2 का ऋण 1 में किया, धन का 2 आया, ऋण चिन्ह लगा के जो है यहाँ 2 का 1 में किया, ऋण 2 हो गया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसके बाद आएंगे हमने 3 गुणे जो है 2, ऋण 2 गुणे जो है ऋण का 4, धन 1 गुणे 0 और देखा हमने 3 गुना 6 और ऋण 2 का ऋण 4 में हुआ धन का 8 और देखा हमने जो है प्लस का 0, 6 धन 8 बराबर जो 14, अर्थात हमने देखा पहले में क्या आया था, डेल्टा का मान आया था ऋण का 14 और जब हमने इनके स्तंभ को पहले को तीसरे में, तीसरे को पहले में बदल के देखा उसका मान आ गया धन का 14, तो केवल चिन्ह बदला है। अतः अब हम डेल्टा 1 बराबर माइनस डेल्टा, अतः उदाहरण 3 से जो है गुण 3 सत्यापित हो गया। अब हम गुण 4 पर चर्चा करते हैं, गुण 4 को देखते हैं। गुण 4 में क्या है, यदि किसी सारणिक में कोई दो स्तंभ जो है या दो पंक्तियों को के अवयव समान हो तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। किन्हीं भी जो है यदि किसी सारणिक में कोई दो स्तंभ या दो पंक्तियों के अवयव सर्वसम हो अर्थात समान हो तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। इसे हम यहाँ इससे जो है समझते हैं। यहाँ हमने अतः यहाँ लिखा, सारणिक को लिखा हमने, पहली पंक्ति A1 B1 C1, दूसरी पंक्ति A2 B2 C2, तीसरी पंक्ति A1 B1, अब तीसरी पंक्ति A1 B1 C1। तो हमने देखा पहली पंक्ति के अवयव और तीसरी पंक्ति के अवयव समान है, इसलिए इसका मान बराबर 0 चूंकि R1 बराबर R3 है। तथा अब हमने दूसरा लिखा यहाँ A1 और जो है यहाँ पहले स्तंभ को A1 B1 C1, दूसरे स्तंभ को A1 B1 C1 और तीसरे स्तंभ को A2 B2 C2 लिखा। तो इसमें भी हमने देखा कि C1 बराबर C2 है, पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ के अवयव समान है, इसलिए इसका मान भी 0 होगा। अब इसको जो है सत्यापित करने के लिए कि हमने कैसे हम सत्यापित करेंगे, इसके लिए हम एक आध उदाहरण लेके आपको जो करके दिखाएंगे अभी। तो इससे आप ये क्लियर हो जाएगा कि यदि किसी इस सारणिक में जो है कोई जो है दो स्तंभ या दो पंक्तियों के अवयव समसम है तो उस सारणिक का मान 0 होता है। उदाहरण नंबर 5 में जो है देखें बच्चों, सारणिक जो दिया गया है इसमें पहली पंक्ति है 102, 18 और 36, दूसरी पंक्ति के अवयव है 1, 3 और 4, तीसरी पंक्ति के अवयव है जो है 17, 6 और 6। तो हम देख रहे हैं 17 का 6 गुना 102 है, 3 का 6 गुना 18 है, 6 का 6 गुना 36 है। अतः R1 बराबर जो है 6R3, अर्थात 6 का गुणा करके जो है हमने R1 है, R3 के अवयवों का 6 गुना है। तो हम इस सारणिक को आगे हल करके देखते हैं और इसका मान भी 0 होगा। हाँ बच्चों देखें, हल में तो हमने जो है इसको लिखा उदाहरण नंबर 5 में, पहली पंक्ति 102, दूसरी पहली पंक्ति के अवयव 102, 18 और 36, दूसरी पंक्ति में 1, 3 और 4 है, तीसरी पंक्ति में 17, 3 और 6 है, बराबर में जो है देखा हमने। अब इसको हमने देखा वही 17 गुणे 6 लिख सकते हैं, तो पहली पंक्ति के अवयवों को हमने 17 गुणे 6 लिखा, फिर 3 गुणे 6 लिखा और 6 गुणे 6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ देखा हमने तीसरी पंक्ति के अवयव जो भी हैं उनका 6 गुना है, 17 गुणे जो है 6, 3 गुणे जो है 6, तो यहाँ 18 हो गया, यहाँ 6 गुणे 6 ये हुआ आपका 36, तो ये 36 के बराबर अर्थात कोई अंतर नहीं है। और दूसरी पंक्ति में 1, 3, 4, तीसरी पंक्ति में 17, 3, 6 लिखा हुआ है। अब हमने R1 से जो है 6 सर्वनिष्ठ लेने पर, R1 से जब हमने 6 को जो है सर्वनिष्ठ लिया, यहाँ से 6 कॉमन निकाल लिया,
और 6 कॉमन निकालने के बाद हमने देखा अब यहाँ 17 3 6 1 3 4 17 3 6। अब यदि हम इसका प्रसार, अब देखा हमने पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयव एक जैसे हो गए। अब यदि हम इसका जो है प्रसार करें तो हमने सीधा लिख दिया 6 गुणे जो है 0 अर्थात R1 बराबर R3 है। यहाँ क्योंकि 6 का टाइम्स जो हमने पहली पंक्ति से कॉमन लिया था वो निकाल लिया। अब इस तरह से हम सकते हैं R1 बराबर जो है R3, या हम इसका प्रसार करके देख ले। प्रसार करेंगे तो 17 गुणे जो है 6 3 18 ऋण जो है 12, 17 गुणे जो है ऋण का जो है आपका धन का 6 जो है बचेगा। अब अगले में दूसरे में ऋण 3 के साथ अगर हम 6 गुणे 1 ऋण 3 गुणे 6 ऋण का 68 68 ऋण का 62 62 गुणे जो है 3 करेंगे तो यहाँ 100 जो है 86 हो जाएगा। और ऋण ऋण जो है धन का अगले में 6 से करेंगे, जो यहाँ जो 6 दिया गया है इसको यदि हम करते हैं 6 का जो है तो 6 के हिसाब से इसका इसमें जो है धन का 6 गुणे जो है 3 गुणे 1 ऋण का 17 गुणे 3, तो यहाँ 3 गुणे 1 3 ऋण 51 3 ऋण 51 अर्थात 48 48 का 6 में गुणा कर देंगे तो भी वही चीज आएगी जो इनका जोड़ करने से आएगा, सबका मान 0 हो गया। अतः हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर इसका प्रचार कर दे तो फिर इसका मान 0 हो जाएगा। अब हम गुण जो है 5 पर विचार करते हैं। गुण 5 जो दिया गया उस पर विचार करते हैं। यदि एक पंक्ति या एक स्तंभ के समस्त अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो हम देखते हैं गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में उस संख्या का गुणा हो जाता है। क्या समझा? यदि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के समस्त अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में जो है उस संख्या का गुणा हो जाता है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यदि एक सारणिक लिया हमने डेल्टा इज इक्वल टू पहली पंक्ति में जो है इसके में ma1 ma2 ma3, दूसरी पंक्ति b1 b2 b3, तीसरी पंक्ति c1 c2 c3। प्रथम पंक्ति के अनुदिश हम जो है सारणिक का विस्तार करते हैं, प्रसार करते हैं। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश किया हमने ma1 इंटू -1 की पावर 1 प्लस 1, चूंकि पहली पंक्ति पहले स्तंभ में इसलिए ऋण 1 की घात जो हमने क्या लिखा धन 2, और पुस्तक में अब इसके जो उपसारणिक को लिखा हमने, इसका उपसारणिक है हमारे पास, इसे छोड़ा पहली पंक्ति पहले b2 b2 c3 जो है b2 b3 जो है c2 c3 b2 b3 c2 c3। अब यहाँ फिर हमने जो है यहाँ प्लस ma2 दूसरा अवयव लिया पहली पंक्ति का ma2 इंटू, अब ये क्या है पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में ऋण 1 की घात 1 धन 2, इसके उपसारणिक से गुणा किया हमने। उपसारणिक क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो b1 b3 c1 c3 b1 b3 c1 c3 प्लस का, अब तीसरा अवयव हमने जब यहाँ लिखा तीसरा अवयव ma3 लिया प्लस का ma3 इंटू जो है -1 की पावर जो है -1 की पावर 1 प्लस 3 जो है 4 हो गया, अर्थात धन का चिन्ह हो गया इंटू। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ा हमने b1 b2 जो है c1 c2, इसके उपसारणिक से इसमें गुणा कर दिया। अब हम देखते हैं इन सबको अगले स्टेप में हल करते हैं और देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों देखिए अगला स्टेप देखिए, अब इसका ma1 इंटू b2 c3 माइनस का जो है b3 c2, अब माइनस था जो चूंकि 3 था ऋण 1 की घात तो ऋण चिन्ह आ गया ma2 इंटू b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस का, अब यहाँ ऋण 1 की घात 4 थी तो धन चिन्ह आ गया यहाँ जो है ma3 जो है इंटू जो है अब यहाँ b1 c2 माइनस b2 c1 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने देखा बराबर में सभी के साथ m है, m को हमने कॉमन निकाल लिया, m को कॉमन निकाला तो a1 b2 c3 माइनस b3 c2 ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस a2 b ब्रैकेट में जो है b1 c3 माइनस b3 c1 ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का a3 ब्रैकेट में b1 c2 माइनस b2 c1 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और m इंटू डेल्टा। अब इसका हमने जो डेल्टा जो इसका प्रसार हुआ था डेल्टा अर्थात सारणिक का मान, तो m गुणे सारणिक का मान पहले हमने देखा था, इससे ये आ रहा है, अर्थात m इंटू जो है इस सारणिक को a1 m इंटू जो है सारणिक a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। इसी प्रकार यदि जो है यहाँ LA1 जो है LA2 LA3 है MB1 MB2 MB3 है NC1 NC2 और NC3 है तीसरी पंक्ति में, तो हम इसको पहली से जो है हमने कहा L निकाला, दूसरी पंक्ति से M निकाला, तीसरी पंक्ति से N कॉमन लेकर के बराबर में L इंटू M इंटू N, और सारणिक को हमने A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 वही हो गया। अर्थात कहने का आशय यही हुआ जो हम इसका सत्यापन कर रहे थे इस गुण में वही हो रहा है, और स्पष्ट समझने के लिए यहाँ हम इसका जो है प्रसार करते हैं। उदाहरण जो है यहाँ देखते हैं, उदाहरण नंबर 6 को हम हल करते हैं, जिसमें उदाहरण नंबर 6 में
पहली पंक्ति में जो है सारणिक लिया हमने 3 2 15 है, दूसरी में 9 6 जो है 20 है, तीसरी में 15 10 जो है 25 है। वो हल करो, इसको हमें हल करना है और हल करके हम देखते हैं कि इसके मान पर विचार करते हैं। और यहाँ देखा हमने तो इसमें पहली स्तंभ में 3 9 जो है 15, दूसरा स्तंभ 3 2 6 जो है 10 है, तीसरा स्तंभ 15 20 और 25 है। C1 से 3, C2 से 2 एवं C3 से जो है 5 सर्वनिष्ठ लेने पर, इसमें 3 का गुणा है सब में, इसमें जो है 2 का है, इसमें 5 का है, तो इनसे हम सर्वनिष्ठ निकालते हैं। 3 गुणे 2, पहली स्तंभ से हमने 3 लिया, दूसरे स्तंभ में 2 है, 2 का भाग 2 निकाल लिया, तीसरे में 5 से सभी 5 के अपवर्त है ये, तो 5 निकाल लिया इसमें से, और निकाल के 3 गुणे 2 गुणे 5 लिखा, और ब्रैकेट में हमने यहाँ अब यहाँ क्या लिखा, 1 1 3 जो है, 3 3 4 और 5 5 5। तो हमने देखा यहाँ इसमें 1 3 5 1 3 5 दोनों ही स्तंभ C1 बराबर C2 है, C1 के अवयव और C2 के अवयव समान है, इसलिए इसका मान 0 होगा। या दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं कि इसका हम गुणा कर, अगर हम प्रसार करके देखना चाहें तो प्रसार करके भी देख सकते हैं, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष 30 तो बाहर आ गया। अब हमने देखा यहाँ 1 3 5 पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ 1 3 5 दोनों सर्वसम हो गए, और जब दोनों सर्वसम है और तीसरा स्तंभ जो है अलग है 3 4 5 है, तो हम इसका 30 गुणे 0, चूंकि अब सिद्धांत के अनुसार हमने लिखा, या हमें इसे अगर हल करना हो तो हम इसका जो विस्तार भी किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अनुदिश करके और इसके मान को हम देख सकते हैं। अगर 30 बाहर है, 30 को बाहर रखेंगे, पहले इसके अनुसार प्रसार करते हैं, तो 1 गुणे जैसे हमने 5 की 15 में से जो है 20 घटाया, ऋण का 5 धन 1 का गुणा हुआ, ऋण 5 हो गया, ऋण 1 का गुणा, अब ऋण 5 पहले हम ध्यान रखें, पहली पंक्ति के अनुदिश कर रहे हैं, ऋण 1 का गुणा किसमें करेंगे, 15 ऋण का 20, 15 ऋण 20 का मतलब क्या हुआ, ऋण का 5 का धन 1 में जो है गुणा हुआ, ऋण 1 में गुणा हुआ तो धन का 5 होगा, 5 5 10 हो गया, और लास्ट में हमने जब धन का 3 है, चूंकि अब यहाँ जो है ये तीसरी पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में, तो 3 का गुणा जो है अब हम इसके उपसारणिक में उसमें जो है सेकंड में करेंगे, 5 3 15 ऋण 15। तो हमने देखा कि यहाँ 15 ऋण जो है क्या हुआ, 15 ऋण जो है 15 है, और देखा हमने यहाँ जो 3 आया था 15 ऋण 15 से इसका मान जो है भी वही आया, अर्थात यहाँ पहले में जो है जैसे हमने कहा ऋण और धन जो है, पहले में ऋण 5 था, दूसरे में धन 5 था, इसका मान 0 हो गया, ऋण 5 धन 0 बराबर 0 हो गया। तो हम विस्तार करके भी इसको देख सकते हैं, इसका मान 0 ही आता है। टिप्पणी में इससे स्पष्ट है कि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ हो तो उसे गुणनखंड के रूप में जो है सारणिक से बाहर निकाल लेते हैं, बाहर ले सकते हैं, और लेकर के इसके बाद हम उसका विस्तार करते हैं। अब हम गुण संख्या 6 पर विचार करते हैं। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ, यदि किसी सारणिक की जो किसी पंक्ति या स्तंभ को जो है प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 संख्याओं का योग हो, तो सारणिक को उसी कोटि के 2 सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है। क्या समझ में आया, एक बार समझे बच्चों। जो है यदि किसी पंक्ति या किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 संख्याओं का योग है, चाहे वो पंक्ति में हो अथवा स्तंभ में हो, 2 संख्याओं के योग से पंक्ति या स्तंभ को प्राप्त किया जा रहा हो, तो सारणिक को उसी कोटि के 2 सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है। अब हम जानते हैं किसी सारणिक का जो है प्रसार उसकी किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों को उनके संगत सह गुणनखंडों से गुणा कर जोड़कर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा सारणिक एक लिया जिसमें C1 के अवयवों को A1 प्लस D1, B1 प्लस D2, C1 प्लस D3 से प्राप्त किया गया है, और C2 के अवयव A2 B2 C2 है, और C3 के अवयव A3 B3 C3 है। अब हमने देखा कि पहले स्तंभ के अवयव 2 राशियों के योग से प्राप्त किए गए हैं, तो इसको हमने अब जब हम इसका प्रसार करते हैं, प्रसार करने का जो हमने प्रारंभ में लिखा, हम जानते हैं किसी सारणिक का प्रसार उसकी किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उनके संगत जो है सह गुणनखंडों से गुणा कर जोड़कर प्राप्त करते हैं। तो पहले हमने इसका प्रसार हम पहली पंक्ति के अनुदिश करते हैं या प्रथम स्तंभ के, तो हम प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने A1 D1 A1 प्लस D1, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, इसलिए ऋण 1 की घात 1 धन का जो है चिन्ह आएगा, और इसका उपसारणिक क्या है, इसको हमने जो है यहाँ लिया इसको, और इस पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ा, तो B2 B3 जो है C2 C3, अर्थात इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका जो
सेकंड हो गया, ऋण 1 की घात जो है इसको हमने लिखा सेकंड करके, और a1 प्लस d1 का गुणा जो है इसके सेकंड में जो है ऋण 1 की घात जो है लगा करके और इसके जो है उपसारणिक में गुणा कर देते। तो ये हो गया a1 लिखा हमने, इसको क्या लिखा, इसके जो है सेकंड को a1 प्लस d1 का सेकंड ये हुआ, ऐसे वैसे छोड़ा, तो ये जो उपसारणिक बचा इस उपसारणिक का मान निकाला हमने और ऋण 1 का उसमें पंक्ति संख्या धन संख्या गुणा किया, तो ये a1 के बराबर हो गया। माइनस दूसरा अवयव जो है यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो ऋण 1 की घात 1 धन 2 धन 1 होगा 3 हो जाएगी। तो b2 जो है b1 प्लस d2 माइनस b1 प्लस d2 इंटू इसका उपसारणिक, हम जो है इसकी पंक्ति को छोड़ेंगे और इस स्तंभ को छोड़ेंगे, तो a2 a3 c2 c3 इसका उपसारणिक होगा, और इसमें हम ऋण 1 की घात जो है पंक्ति संख्या धन संख्या का गुणा कर देते हैं, तो वही इसका जो है सेकंड हो गया, तो इसका सेकंड a2 लिखा हमने इसको। प्लस अब तीसरा अवयव है c1 का, c1 प्लस d3 में जो है इसके सेकंड c1 इसको जो है हमने पहली स्तंभ और तीसरी पंक्ति को छोड़ा, तो ये उसका उपसारणिक हो गया a2 a3 जो है b2 b3, और इसमें ऋण 1 की घात जो है पंक्ति संख्या धन स्तंभ संख्या से गुणा कर दिया है। 3 धन 1 जो है गुणा करेंगे 1 धन 3 या 3 धन 1 से, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का है तो 3 धन 1 से, अर्थात धन का चिन्ह आएगा ऋण 1 की घात 4 होने पर, तो इसके उपसारणिक का मान निकालेंगे, उसमें जो है धन 1 का गुणा किया, यही इसका सेकंड बन गया, तो a3 लिखा इसे हमने। प्लस अब बराबर में अब यहाँ हमने देखा अलग अलग करके लिखा, a1 का गुणा a1 स्मॉल a1 जो है और कैपिटल A1 जिसको हमने कहा सेकंड है a1 इंटू कैपिटल A1, और माइनस का, अब चूंकि हमने देखा a2 वाले एक साथ लेते, a1 b1 और जो है c1 वाले अवयवों का अलग अलग a1 a2 a3 में गुणा करके छाट के हमने लिख दिया a1 इंटू जो है कैपिटल A1 इसका सेकंड ऋण, अब इसके बाद चूंकि b1 का गुणा a2 के साथ किया, b1 इंटू जो है कैपिटल A2 सेकंड इसका, अब प्लस का c1 का गुणा हमने a3 के साथ, प्लस का c1 इंटू a3 किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब माइनस वाले देखते हैं, अब चूंकि जो है a1 के साथ d1 का, अब प्लस में जो है d1 का a1 के साथ, प्लस का d1 इंटू जो है कैपिटल A1, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का जो है यहाँ आएगा जो है d3 इंटू a2, माइनस का d2 a2, माइनस हो गया d2 a2। अब इसके बाद यहाँ जो है प्लस का d3 a3, प्लस का d3 a3 अलग अलग करके लिख लिया हमने। तो हमने देखा ये क्या है, ये पहले सारणिक का जो इसका मान हो गया। अब इसका विस्तार क्या है a1 a2, इसका जो है हमने देखा कि ये जब सारणिक का मान निकाला तो a1 b1 जो है c1, तो यहाँ हमने देखा a1 b1 c1 पहली पंक्ति, इस सारणिक का विस्तार जो लिखा गया है ये किसके बराबर होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 सारणिक को। दूसरा विस्तार लिखा हुआ है d1 के साथ, तो इसमें भी क्या हुआ, केवल पहला स्तंभ यहाँ और पहला स्तंभ यहाँ जो है बदला, d1 d2 d3 और दो अब अलग अलग करके लिखा, और जबकि दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ वही है a2 b2 c2 a3 b3 c3, दूसरे और तीसरे स्तंभ वही रहते हैं, केवल जिस स्तंभ के अवयवों को दो राशियों के योग में लिखा गया है उसी के अवयवों को अलग अलग करके दो सारणिकों में बदलते हैं, शेष जो भी स्तंभ या पंक्तियां होती हैं उनको HT दोनों में लिखते हैं, तो ये इसके बराबर प्लस में। अब इसको हम उदाहरण नंबर 3 के माध्यम से इसको दर्शाइए कि जो है इसको हम समझेंगे। ए पहली पंक्ति इसकी जो है ए बी और सी है, दूसरी पंक्ति a प्लस 2x प्लस दूसरा जो है पंक्ति है b प्लस 2y, तीसरा अवयव है दूसरी पंक्ति का c प्लस 2z, और तीसरी पंक्ति x y और z है। इसको जो है सारणिक बराबर शून्य सिद्ध करना है। इस गुण का प्रयोग, गुण 6 का प्रयोग करते हुए हमें इसका उपयोग करना है और देखना है कि दूसरी पंक्ति के अवयव दो राशियों के योग से प्राप्त किए गए हैं, दो राशियों के योग से जोड़ करके प्राप्त किए गए हैं। इनको देखते हैं। हल में देखें बच्चों, अब इसके हल में दूसरी पंक्ति के अवयवों को दो राशियों के योग के रूप में दर्शाया गया है, दो राशियों के योग के रूप में दर्शाया गया है, अतः हम इन्हें दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। और दो सारणिकों के योग के रूप में हम किस तरह से लिखेंगे, LHS में हमने जो दिया गया था वही लिखा हमने। ए पहली पंक्ति इसकी थी जो है a b और c, दूसरी पंक्ति a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z, तीसरी पंक्ति x y और z बराबर में। हमने देखा कि दूसरी पंक्ति के अवयवों को दो राशियों के योग से, तो पहली और तीसरी पंक्ति तो दोनों सारणिकों में एक ही रहेगी, बराबर में हम लिखा पहली पंक्ति जो ABC लिखा और दूसरी पंक्ति के पहले अवयव A B और C यहाँ लिखा हमने ABC, और तीसरी पंक्ति में x y z जैसा उसमें था वैसे ही यहाँ लिख दिया।
प्लस चिन्ह लगाया। अब दूसरा सारणिक लिखते हैं, पहली पंक्ति को वही पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति वैसी रहती है जैसी है वैसी, ABC आया। तीसरी पंक्ति XYZ है, XYZ। दूसरी पंक्ति में दूसरे अवयव बाद में ए में से क्या जोड़ा था 2x, बी में 2y जोड़ा था, सी में 2z। तो अब बाद वाले अवयव 2x 2y और 2z को दूसरी पंक्ति लिखा, 2x 2y और 2z को दूसरी पंक्ति में लिखा हमने इन्हें। और लिखने के बाद अब हमने यहाँ देखा दूसरी पंक्ति से हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, दूसरी पंक्ति से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बराबर जो अभी उस गुण में पढ़ा हमने। अतः सारणिक में पहला जो है इसका बराबर में ये तो वैसे ही लिखा है ABC XYZ। तो हम देख रहे हैं तो इस सारणिक में पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के अवयव समान है, ABC है, और तीसरी पंक्ति XYZ, अर्थात 2 पंक्तियों के अवयव R1 बराबर R2 है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा, प्लस का 2 गुणे। अब इस सारणिक में देखा हमने ABC XYZ, इसमें R2 और R3 के अवयव समान आ रहे हैं, तो R2 और R3 के अवयव समान होने से इस गुण का प्रयोग करते हुए 2 गुणे इस सारणिक का मान भी 0 हो जाएगा, अर्थात 0 धन 2 गुणे 0 बराबर 0। बराबर में जो हमें यही सिद्ध करना था, बराबर में 0 आना चाहिए। दोनों सारणिकों में जो है 2 पंक्तियों के अवयव और इनके 2 पंक्तियों के अवयव जो है सर्वसम है, अतः गुण 4 के प्रयोग से इसमें गुण 4 का प्रयोग किया हमने। गुण 4 में यही दिया गया, यदि किसी सारणिक की जो है 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों के अवयव सर्वसम हो तो उसका मान 0 होता है। अतः इसका प्रयोग करते हुए हमने उस उदाहरण से समझा कि ये गुण जो है सत्यापित हो रहा है और बराबर में 0, अर्थात इसका सत्यापन जो है, जो हम अभी इसका जो है गुण पढ़ रहे थे उस गुण का सत्यापन हो गया इससे, इस उदाहरण के माध्यम से उस गुण का भी सत्यापन हमने कर लिया। अब हम गुण 7 पर विचार करते हैं। गुण 7 को देख रहे हैं। गुण 7 में क्या है, यदि किसी सारणिक की जो है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयवों के सम अपवर्त्य जोड़ या घटा दिए जाएं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना है, यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव, पंक्ति में पंक्ति के जोड़ते हैं, स्तंभ में स्तंभ के जोड़ते हैं, सम अपवर्त्य अर्थात गुणक करके, जो सम अपवर्त्य समान अपवर्त्य अर्थात निश्चित उस संख्या का हम गुणा करके जोड़ देते हैं, यदि तो इसके मान में घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुण संख्या 7 है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हल करने में देखें। अतः यहाँ हमने देखा सारणिक के रूप में, यहाँ देख रहे हैं सारणिक दिया गया था A1, इसमें A1 पहले जो C1 के अवयवों को देखें हम, जो इसमें पहले स्तंभ के अवयव देखे A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस लैम्डा A3 म्यू A3, A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस म्यू A3, और इसके जो है अगले अवयव जो है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है A2, तीसरा अवयव है A3। अब दूसरी पंक्ति पर हम आते हैं। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव B1 प्लस लैम्डा B2 प्लस म्यू B3, दूसरा अवयव दूसरी पंक्ति का B2 और तीसरा अवयव B3 है। अब इसी तरह से तीसरी पंक्ति का पहला अवयव C1 प्लस लैम्डा C2 प्लस म्यू C3, और दूसरा अवयव C2 और तीसरा अवयव जो है C3 है। अब यहाँ हम देखेंगे पहले स्तंभ में शेष 2 पंक्तियों जो शेष 2 स्तंभ हैं, इनमें हमने जो है जैसे दूसरे स्तंभ में लैम्डा का गुणा किया, देखो लैम्डा का गुणा करके दूसरे स्तंभ के अवयवों में लैम्डा का गुणा, तीसरे स्तंभ के अवयवों में म्यू से गुणा करके जोड़ करके अगर हमने पहले स्तंभ को बना दिया तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ये हम सत्यापित करेंगे अभी। तो यहाँ बराबर में सिद्ध करना है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये हमें सत्यापित करना है। इसमें इसे सत्यापित करने के लिए बायां पक्ष हमने लिया, और बायां पक्ष लेकर के यहाँ बाएं पक्ष में हमने अब यहाँ लिया A1 प्लस जो है लैम्डा A2 प्लस जो है म्यू A3, A2 A3, B1 प्लस लैम्डा B2 प्लस म्यू B3, B2 B3 जो है C1 प्लस लैम्डा C2 प्लस म्यू C3, C2 और C3। अब हमने देखा कि पहले स्तंभ के अवयवों को हमने जो है पहला स्तंभ धन दूसरे स्तंभ के अवयव में जो है हमने लैम्डा का तीसरे स्तंभ के अवयवों म्यू से गुणा करके जोड़ करके लिखा है पहला स्तंभ। तो अब यहाँ हमने देखा, अब इसको हम वही 3 अवयव है, इसमें तीनों को हम अलग अलग 3 सारणिकों में परिवर्तित कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से बराबर में पहले अवयव को जो है लिया, पहली पंक्ति का पहला अवयव A1, दूसरा अवयव A2 A3, दूसरी पंक्ति में जो है B1 B2 B3 से एक सारणिक बनाया, प्लस C1 C2 C3 से। अब दूसरे अवयव जो है इसके दूसरे अवयवों से C2 और C3 तो दोनों सब तीनों में एक से ही रहेंगे। अब लैम्डा प्लस का लैम्डा A2 जो है
लैम्डा B2 और लैम्डा C2, ये जो है पहला स्तंभ हो गया। दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ A2B2C2, A2B2C2, तीसरा स्तंभ जो A3B3C3 जो इसमें है वही इसमें है, प्लस अब तीसरा अवयव क्या बचा इसका, म्यू A3, तो म्यू A3 और म्यू B3C1 इसका लिखा, और म्यू C3 ये लिख के हमने, अब C2 और C3 के अवयव समान है, तीनों सारणिकों में देख रहे हैं, A2B2C2, A2B2C2, A3B3C3, दूसरे और तीसरे स्तंभ वही है, केवल पहले स्तंभ का को हमने जो है तीन अवयवों को जोड़ करके बनाया था, उसको तीनों अवयवों को अलग अलग करके हमने तीन स्तंभ अलग अलग बना के तीन सारणिकों में निरूपित किया। अब हमने देखा A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3, प्लस अब इसमें से हमने C1 में से लैम्डा कॉमन लिया, C1 में से लैम्डा कॉमन लिया तो A2B2C2, A2B2C2, A3B3C2, इसके दो अवयव जो है, दो स्तंभ जो है, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ सर्वसम हो गए, C1 और C2 के मान समान हो गए, इसलिए इसका मान 0 आएगा। प्लस अब इसमें से हमने क्या लिया, इसके C1 में से तीसरे अवयव के C1 में से हमने लैम्डा कॉमन म्यू कॉमन लिया, जो है म्यू कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा आपका A3B3C3, A3B3C3, और यहाँ ये दिया गया था A2B2C2, और तीसरा स्तंभ A3B3C3 था। तो इसमें भी हमने देखा पहला स्तंभ A3B3C है और तीसरा स्तंभ A3B3C3 है, अतः दो स्तंभ सर्वसम इसके भी हो गए, इसके पहले दूसरे स्तंभ सर्वसम है, इसके पहले तीसरे स्तंभ सर्वसम है, इसलिए दोनों इन दोनों सारणिकों का मान जो है के प्रयोग से इन दोनों का सारणिकों का मान चार के इसके गुणधर्म 4 के प्रयोग से इसका दोनों का मान जो है क्या हुआ, शून्य हो जाएगा, केवल यही बचेगा, लैम्डा का 0 में, म्यू का 0 में गुणा होगा और ये सब 0 होंगे, केवल यही सारणिक बचा रहेगा हमारा, जो कि हमें यहाँ सिद्ध करना है। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं बच्चों, अगले स्टेप में हमने देखा पहला सारणिक तो वैसे ही लिखा हमने, पहले सारणिक को जो है A1 पहली पंक्ति, A2 A3, दूसरी पंक्ति B1 B2 B3, तीसरी पंक्ति C1 C2 C3, प्लस लैम्डा इंटू दूसरे सारणिक का हमने बताया, इसमें पहले दूसरे स्तंभ सर्वसम थे, इसलिए इसका मान 0, लैम्डा इंटू 0, प्लस म्यू इंटू जो है तीसरे सारणिक में पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ सर्वसम थे, इसलिए इसका मान 0 हो गया, म्यू इंटू 0 लिखा हमने, तो ये 0 0 हो जाएंगे, ये केवल यही बचा रहा। अतः गुण 4 के प्रयोग से अंतिम दो सारणिकों के दो स्तंभ जो है सर्वसम है, इसलिए इनका जो है मान शून्य है, इन दोनों सारणिकों का मान शून्य हो जाए, केवल यही बचेगा। अतः बराबर में जो है हमें यही सत्यापित करना था, पहला स्तंभ A1B1C1, दूसरा स्तंभ A2B2C2, तीसरा स्तंभ A3B3C3, ये सारणिक का बराबर दायां पक्ष जो कि हमें इसमें सिद्ध करना था। अब हम उसके जो है गुण नंबर 8 पर विचार करते हैं। गुण 7 हमने पढ़े, गुण नंबर जो है 8 इसमें है, यदि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के जो है सह गुणनखंडों से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल का मान शून्य प्राप्त होता है। उसमें ये चीज हमें ध्यान से पहले तो समझिए क्या है गुण 8 को, यदि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के अवयवों, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों के सह खंडों से जो है गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल का मान उसका शून्य आता है। ये हमें इसमें सत्यापित करना है, तो इसको हम गुण 8 को अच्छे से समझें और इसका भी उपयोग होगा, तो इनको हम अगले स्टेप में समझते हैं। उदाहरण नंबर 8 जो है इसमें हम देख रहे हैं सारणिक का मान दिया गया है बराबर में। यहाँ पहला सारणिक हमने लिया है, एक सारणिक लिया, पहली पंक्ति 1 2 ऋण 3 है, दूसरी पंक्ति 3 0 4 है, तीसरी पंक्ति ऋण 1 ऋण 2 और 5 है। सारणिक की दूसरी पंक्ति के अवयवों 3 0 और 4 को पहली पंक्ति के संगत अवयवों, दूसरी पंक्ति 3 0 4 के 3 0 4 को पहली पंक्ति के संगत अवयवों पहली पंक्ति के 1 2 और ऋण 3 है, संगत अवयवों 1 2 ऋण 3 के सह गुणनखंड, जैसे इसका सह गुणनखंड जो हमने लिखा A11 लिखा, दूसरे का सह गुणनखंड 2 का सह गुणनखंड A12 लिखा और तीसरे का सह गुणनखंड ऋण 3 का सह गुणनखंड जो है A13 से जो है लिखा हमने। जहां गुणा करके जोड़ने पर, इनको गुणा करके जोड़ते हैं, जोड़ने पर जहां हमने लिया A11 को कैसे निकाला, A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है, इसलिए ऋण 1 की घात 1 धन 1 और पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ा 0 4 ऋण 2 5, 0 4 ऋण 2 5, इसका जो है ये उपसारणिक हो गया। तो ऋण 1 की घात 2 धन संख्या आएगी, सम संख्या है, धन होगा बराबर में। अब इसका विस्तार 5 का 0 में गुणा, 0 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू जो है माइनस 2 इंटू जो है 4,
और अर्थात क्या हुआ 0 + 8 बराबर 8। इसका a11 का मान आ गया 8। अब हम a12 निकालते हैं। a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ अर्थात ऋण 1 की घात 1 धन 2, ऋण 1 की घात 1 धन 2 किया और इसे छोड़ा और इसे छोड़ा तो हमें इसका उपसारण 3 4 ऋण 1 5, 3 4 ऋण 1 5 आया। इसका मान निकाला, ऋण 1 की घात 3 होगी तो ऋण चिन्ह आएगा, बराबर में ऋण चिन्ह, 5 3 15, 5 3 गुणे 5 ऋण 1 गुणे 4, ऋण 1 गुणे जो है 4, ब्रैकेट क्लोज किया, बराबर में जो है ऋण चिन्ह बाहर लगा हुआ है 15, ऋण के बाहर कोष्टक के बाहर ऋण, अंदर 15 और ऋण मिलके जो है धन का 4, तो ऋण का धन का 4 15 और 4 मिलके 19 जो है ऋण का 19 हो गया। किसका मान a12 का मान ऋण 19 हो गया। और a13 को देखें हम, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो a13 को देखा हमने तो a13 में क्या आया हमारा, a13 के लिए जो है हमने ऋण 1 की घात 1 धन 3, 4 हो जाएगी, धन चिन्ह आएगा। इसका उपसारणी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ के 3 0 ऋण 1 ऋण 2, 3 0 ऋण 1 ऋण 2, इसके उपसारणी। अब हमने यहाँ जो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा, ऋण धन हो जाएगा, 3 गुणे जो है ऋण 2 ऋण 1 गुणे 0, ऋण 1 गुणे 0, 3 गुणे जो है जहां हमने लिया 3 गुणे ऋण 2 ऋण का 6 आया, धन का 0 और ऋण 6 हो गया। a13 का मान ऋण 6 आ गया। इस तरह से अब हमने क्या लिखा, क्या बोला था अभी जो है इस गुण को सत्यापित करने के लिए किसी एक पंक्ति के अवयवों को किसी दूसरी संगत पंक्ति के संगत सह गुणनखंडों से गुणा कर जोड़ने से उसका मान 0 आता है। 3 गुणे पहला दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 3 गुणे और पहली पंक्ति का सह गुणनखंड a11 3 into a11 धन 0 गुणे दूसरा अवयव 0 है, 0 गुणे a12 2 का सह गुणनखंड a12 जो है a12 का मान ये लिखा है, अगले में रखेंगे a12 प्लस तीसरी 4 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है 4, 4 गुणे ऋण 3 का सह गुणनखंड जो है यहाँ a13 लिखा। तो अब इन सब के मान को अगले स्टेप में हम रखते हैं 3 गुणे a11 का मान हमने देखा, a11 का मान 8 है, 3 गुणे 8 धन 0 गुणे a12 का मान जो है माइनस का 19 है, माइनस का 19 हो गया और 4 गुणे प्लस का 4 गुणे a13 का मान ऋण 6, ऋण 6 हो गया, 4 गुणे ऋण 6। अब हमने देखा 3 गुणे 8 24 हो गया, 0 का ऋण 19 में ऋण का 0 हो गया और 4 का ऋण 6 में हुआ ऋण का 24 हुआ, बराबर में 24 ऋण का 24 कट गया, 0 जो है बराबर 0। उपरोक्त उदाहरण से जो है गुण 8 का सत्यापन हो रहा है, इसको हमने देखा इस गुण का सत्यापन इसमें हो रहा है। अतः गुण जो है हमने इसमें 8 का सत्यापन भी इसमें देखा, तो हर एक गुण को उसके सत्यापन करके हमने अक्सर प्रयास किया कि आपको समझाया जाए जिससे आपकी समझ बहुत अच्छे से आ जाए। तो इन सारे अब जो है 8 इसके गुणधर्म थे सारणी के, वो 8 गुणधर्म हमने आपको डिटेल से समझाए हैं और अब हम जो है आशा करते हैं कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे और इसी किस तरह की क्वेरी होती है तो आप उनको हमसे क्वेरी कर सकते हैं मेल आईडी के थ्रू जो है। और अब क्लास का आज की का पहला प्रश्न है सिद्ध करो कि, ये सिद्ध करना है हमें, सारणी दिया x a और x प्लस a, दूसरा पंक्ति है y b y प्लस b, तीसरी पंक्ति है z c और z प्लस c बराबर 0 सिद्ध करना है, इसका मान 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो हम इसको अगले स्टेप में हल में LHS लिया हमने जो है और इसको पहले जो है जो सारणी दिया गया था सारणी को वैसे ही लिखा x a पहली पंक्ति और x प्लस c, दूसरी पंक्ति y b और y प्लस b, तीसरी पंक्ति z c और z प्लस c, तो हमने बराबर में इसको लिखा। अब वैसे ही लिख करके यहाँ चूंकि हमने क्या किया, अब हमने गुण का प्रयोग किया और उसमें प्रयोग करके हमने देखा कि तीसरा स्तंभ है दो राशियों का योगफल है, या तो हम इसका प्रयोग कर सकते थे, दो सारणिकों में अलग अलग बदल लेते, बदल करके ज्ञात कर सकते थे, या फिर सीधा हमने इसमें गुण लगा दिया C3 के अवयवों को हमने C3 माइनस C1 से, तीसरे स्तंभ के अवयवों में से पहले स्तंभ के संगत अवयवों को दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों को घटा दिया। हमने यहाँ C3 को C3 माइनस C2 से, या हम C3 को C3 माइनस C1 से भी प्राप्त कर सकते थे। यहाँ हमने क्या किया, C3 को C3 माइनस C2 से प्राप्त किया। C3 के में से तीसरे स्तंभ के अवयवों में से दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों को घटा करके तीसरा स्तंभ प्राप्त किया। तो पहले स्तंभ को तो x y z वैसे ही लिखा, दूसरा स्तंभ a b c वैसे ही लिखा, तीसरे स्तंभ में से x प्लस a में से a घटा जो है तो क्या बचा, x बचा, y प्लस b में से b घटा तो जो है y बचा, और z प्लस c में से c को घटा दिया तो यहाँ से बचा जो है z बचा। तो हमने देखा अब इसमें पहला स्तंभ
और तीसरा स्तंभ सर्वसम है। एक्स वाई जेड पहला स्तंभ है, तीसरा स्तंभ भी एक्स वाई जेड है, अतः इसका मान 0। चूंकि स्तंभ प्रथम स्तंभ C1 एवं तृतीय स्तंभ C3 सर्वसम है, इसलिए सारणिक का मान 0 होगा। इस गुण के आधार पर हमने तुरंत लिखा। देखो गुण का प्रयोग किया हमने, तो इसमें ना तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, बिना कैलकुलेशन के ही हमने कितने सरल तरीके से इसको हल कर लिया। इसलिए प्रगुणों का प्रयोग या गुणधर्म सारणी के प्रारंभिक गुणधर्मों का प्रयोग करके हम किसी सारणी को बहुत इजी वे में मान उसका साधारणता से निकाल लेते हैं। अब क्लास का प्रश्न संख्या 2 देखें बच्चों, जो है आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक देखें। सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है? सारणी दिया गया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा बराबर 0, जहां ओमेगा इकाई का अधिकल्पित घनमूल है। ये आपने पिछली कक्षा में 11th में पढ़ा होगा। सम्मिश्र संख्याओं में इनमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। ये चीज आप सम्मिश्र संख्याओं में पिछले में पढ़ा होगा। उस तथ्य को ध्यान रखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो हल में बायां पक्ष लेने पर, हमने यहाँ बायां पक्ष लिया, और बायां पक्ष लेने पर यहाँ हमने बाएं पक्ष में लिखा इसे, सारणी को जैसा लिखा था वैसे ही सारणी को उतार दिया। पहली पंक्ति 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा लिखा बराबर में। अब हमने क्या किया, इसमें ऑपरेशन किया, संक्रिया का प्रयोग किया। अब इसमें या तो हम देखिए पहली दूसरी तीसरी पंक्तियों को जोड़ करके पहली पंक्ति बना लें, या पहले दूसरे तीसरे स्तंभों को जोड़ करके पहला स्तंभ बना लें। कोई सा भी काम कर सकते हैं, आवश्यक नहीं कि हम पंक्तियों को जोड़ें या स्तंभों में तीनों स्तंभों को जोड़ लें, या तीनों पंक्तियों को जोड़ करके एक पंक्ति बना लें। तो हमने यहाँ C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 से, अर्थात पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभों को जोड़ करके, तीनों को जोड़ करके पहला स्तंभ प्राप्त किया। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हो गया, और दूसरे पंक्ति को, दूसरी पंक्ति ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रहा। अब दूसरी पंक्ति में भी हमने वही किया, पहले दूसरे तीसरे स्तंभ को जोड़ा तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी आ गया, और दूसरा जो है वैसे ही ओमेगा स्क्वायर और 1 वैसे के वैसे लिखा। तीसरी पंक्ति में हमने जो है, तीसरी पंक्ति के लिए पहले स्तंभ में तीनों स्तंभों को जोड़ा, जो है तीनों स्तंभों को जोड़ करके हमने लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, ये हो गया हमारा पहला स्तंभ तीनों स्तंभों के योग से। पहला स्तंभ हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा C बना गया। C2 और C3 को हमने वैसे के वैसे लिखे, W ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। केवल यहाँ हमने अब C1 से हमने इसमें अगले स्टेप में C1 में जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तीनों में से जो है C1 में से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने, और यहाँ बराबर में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पुस्तक में लिख लिया, बराबर में इंटू में यहाँ पहला स्तंभ में अब क्या बचा, 1 1 1 बचा। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब हम जानते हैं चूंकि C1 से जो हमने सर्वनिष्ठ लिया, तो हम जानते हैं चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ये मान हम जानते हैं। इस कारण से इसकी जगह पे हमने 0 रखा। 0 का किसी भी सारणी में गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता था। यही हमारा दायां पक्ष हो गया। तो हम बाएं पक्ष को लेके चले और हम दाएं पक्ष पर पहुंच गए। इस तरह से हमारा दायां पक्ष बराबर 0 जो हमें दायां पक्ष सिद्ध हो गया। बायां पक्ष लिया था और दाएं पक्ष पर हम पहुंच गए। उदाहरण नंबर जो प्रश्न नंबर आज का प्रश्न संख्या 30 इस क्लास का तीसरा प्रश्न देखें बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है। सिद्ध करो कि, पहला है सारणिक में 1 पहली पंक्ति 1a और a स्क्वायर, दूसरी पंक्ति है 1b और b स्क्वायर, तीसरी पंक्ति है 1c और c स्क्वायर। बराबर में सिद्ध करना है हमें a माइनस b ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस c, तीसरे ब्रैकेट में इंटू में c माइनस a, ये सिद्ध करना है। तो हल में हमने जो है यहाँ बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष लिया हमने, इसका ये वाला पक्ष लिया तो लिख लिया वैसे ही सारणिक दिया गया था। पहली पंक्ति 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर, तीसरी पंक्ति 1c c स्क्वायर लिखा। और अब हम अगले में संक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा उद्देश्य जो हमने सारणिक को हल करने में आपको बताया था, अधिकतम स्थानों पर शून्य लाने का प्रयास करते हैं। किस गुण का प्रयोग कर किसको किस में से जोड़ तक करके या घटा करके किस प्रकार से हम अधिकतम स्थानों पर शून्य ला सकते हैं, इसके लिए हमने प्रयास किएंगे। तो हम देख रहे हैं पहले स्तंभ में 1 1 1 है। अगर हम पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के अवयव है, दूसरी में से पहले के अवयव को घटाएंगे, शून्य आएगा। ऐसे ही दूसरी तीसरी में यदि हम घटाएंगे तो 2 शून्य हमें इसी वे में प्राप्त हो जाएंगे। तो हमने यहाँ वही किया, R1 को R1 माइनस R2 से और R2 को R2 माइनस R3 से।
तो R1 में से R2 को घटाया तो पहले में से एक घटा R1 निकाला, एक में से एक घटाया 0 आया, a में से जो b घटाया a माइनस b आया, a स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दूसरी पंक्ति के लिए R2 के लिए R2 माइनस R3, दूसरी पंक्ति के अवयवों को हमने दूसरी पंक्ति से तीसरी पंक्ति के अवयव घटा करके एक में से एक घटाया 0 आया, b में से c घटाया b माइनस c आया, b स्क्वायर में से c स्क्वायर घटाया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आया। और इस तरह से आप देख सकते हैं। अब तीसरी इस पंक्ति को हमने एक c और c स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, इसमें कोई अंतर नहीं रहा, जैसे कि वैसे लिखा हमने इसको। और अब हम देखते हैं अगले स्टेप पर चलते हैं बच्चों। अगले स्टेप में बच्चों देखें, यहाँ अगला स्टेप आपकी स्क्रीन पर है। पहली अब देखा हमने जो है पहली पंक्ति में जो है 0 a माइनस बी, इसके गुणनखंड करके लिख दिया हमने। तीसरे स्तंभ के गुणनखंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस बी इंटू a प्लस बी। दूसरी पंक्ति में 0 b माइनस सी, फिर यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था जिसे हमने b माइनस सी इंटू b प्लस सी लिख लिया। और तीसरी पंक्ति जो है एक c और c स्क्वायर वैसे ही लिखा। R1 से a माइनस बी, हम अगले स्टेप में चूंकि इसमें जो है a माइनस बी कॉमन है, R2 में b माइनस सी कॉमन है, इसमें से हम R1 से a माइनस बी एवं R2 से b माइनस सी सर्वनिष्ठ लेने पर, सर्वनिष्ठ लिया तो a माइनस बी इंटू b माइनस सी लिखा हमने। पहली पंक्ति से 0 1 हो गया, यहाँ a माइनस बी कॉमन चला गया तो 1 बचा, यहाँ से a प्लस बी बचा, a माइनस बी प्लस बी में से a माइनस बी कॉमन लिया तो a प्लस बी बचा। दूसरी पंक्ति में 0 b माइनस सी गया कॉमन तो यहाँ 1 बचा, यहाँ b माइनस सी b प्लस सी में से b माइनस सी गया तो b प्लस सी बचा। तीसरे इस पंक्ति को हमने 1c c स्क्वायर ऐसे ही लिखा। अब c1 के अनुदिश जो है, अब हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे, क्योंकि दो शून्य आ गए। अगर लगातार किसी पंक्ति या स्तंभ में दो लगातार शून्य हो तो उसे हम द्वितीय कोटि के सारणी में बदल लेते हैं, जबकि तीसरा अवयव एक है तो, और अगर एक से अधिक है तो जितना होता है उसका गुणा कर, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते 1a प्लस बी 1b प्लस सी करके जो है इसमें एक का गुणा कर देंगे, कोई अंतर नहीं था, जैसे कि वैसे गुणा इसमें था। लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि अभी आपको जो है अभ्यास नहीं है, इसलिए समस्या ना हो, आगे आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा वो नियम। तो हम C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। C1 के सापेक्ष प्रसार किया हमने, अनुदिश प्रसार करने पर बराबर में a माइनस बी b माइनस सी, जैसे बाहर लिखा था कोष्टक में वैसे ही लिख लिया। अब इसका हमने C1 पहला अवयव 0 इंटू जो है इसको छोड़ा, c स्क्वायर का 1 में c स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें करके c का b प्लस सी में किया, माइनस यहाँ bc माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस का। अब यहाँ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है इसलिए ऋण चिन्ह आएगा यहाँ, तो माइनस का 0 इंटू जो। अब पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति छोड़ा, इसका और इसका ये बचा, तो c स्क्वायर का 1 में गुणा होगा, c स्क्वायर का जो है 1 में हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस का इसके साथ c का a प्लस बी में होगा, जो है c का a प्लस बी माइनस का ca माइनस bc ब्रैकेट क्लोज किया। अब प्लस का 1 यहाँ जो है, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ में ऋण 1 की घात 4 धन चिन्ह आएगा, धन का 1 गुणे। अब हमने पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति छोड़ा, इसका गुणा इसमें ऋण चिन्ह लगा के इसका गुणा 1 का गुणा a प्लस बी, 1 में b प्लस सी का, तो 1 इंटू b प्लस सी माइनस a माइनस b का जो है तो माइनस a माइनस b हो गया, और इससे b से b कैंसिल हो गया, c माइनस a बचा, और यहाँ 0 का गुणा होगा, सब 0, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ a माइनस b माइनस सी, यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी माइनस 0 प्लस का c माइनस a, और a माइनस b माइनस सी इंटू c माइनस a बराबर दायां पक्ष। यही हमें इसमें सिद्ध करना था, ये दायां पक्ष हमारा आ गया। अब हम बच्चों आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, इसमें जो है आप अभ्यास करेंगे। अगर पुस्तक है आपके पास तो पुस्तक से आप करेंगे ही, और नहीं है तो उसमें हमने कुछ आपको जो अभ्यास प्रश्न डाले हैं जिनको आप कर सकते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके में 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन डले हुए हैं, जो आपको बहुत साधारण से प्रश्न है, जिनको आपने अभी पढ़ा है इस चैप्टर में जो है, या इस क्लास में जो आपने पढ़ा है वही उसी से संबंधित सारे क्वेश्चन है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हमने, जिससे अभ्यास आप करें इन 4 प्रश्नों को लेकर के आप अभ्यास करेंगे। आशा है कि इन प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। यदि आपके पास पुस्तक है तो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण दिए गए हैं, कई सन में पूछे हुए, उनको भी आप लगाएंगे, अभ्यास करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप इस कार्य को अच्छे से जो है पूर्ण मनोयोग से सीख रहे होंगे। और इस कार्य को, गृह कार्य को भी अगर आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा तो गृह कार्य के प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ये सारे कार्य को आप फेयर वर्क में करते चलें, सुरक्षित रहें, आनंद रहें, घर में रहें और अपने कार्य को गति देते रहें। धन्यवाद। इस आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।